नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्लासेस करने वाले हैं यूजीसी नेट, जो हमारा पेपर दिसंबर में होने वाला है, और जेड 2025 को लेकर। और ये हम करने वाले हैं मैराथन, जो कि यूनिट 10 पर केंद्रित है। इसमें हम 100 प्रश्न देखेंगे और इसके साथ साथ हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं मित्र आगे। हम प्रश्नों पे सबसे पहले हम सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस में हमारा क्या क्या लगा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, फिर भी मेरा काम है तो मैं एक बार आप लोगों को बता दे रही हूँ। आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियाँ, इनका क्या है नाम हुआ ये। जिसमें क्या क्या लगा है। राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्ति, महादेव वर्मा का ठकुरी बाबा, तुलसी राम का मुर्दहिया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरिवंश बच्चन जी का है क्या बोलूं क्या याद करूं, रमनिका गुप्ता का आप उधरी, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीप, कृष्ण चंद्र का है जामुन का पेड़, दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध जी का है एक साहित्यिक की डायरी। क्या है? एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी, ना कि एक लेखक की डायरी। ठीक है, एक साहित्यिक की डायरी। राहुल सांकृत्यायन जी का है मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे जी का अरे यायावर रहेगा याद। ये मैंने सिलेबस रखा, सिलेबस में ही ये गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है, बताइएगा कि माटी की मूर्ति रेखा चित्रों में संबंधित असंगत विकल्प बताना है, कौन सा है। माटी की मूर्ति 1941 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच लिखा गया। इसमें इसे संस्मरणात्मक रेखाचित्र और शब्द चित्र भी कहा जाता है। इस रेखाचित्र को बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखा है। इसका प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ। बताइएगा मित्रों क्या असंगत है। तो बिल्कुल आपने कहा इसका प्रकाशन जो हुआ है 1948 ईस्वी में ना होकर 46 में हुआ है। दूसरे प्रश्न को देखेंगे। माटी की मूर्तें से ही है, इसमें भी असत्य विकल्प आपको बताना है। इस पुस्तक में 11 रेखाचित्र संकलित थे। इसका दूसरा संस्करण 1953 ईस्वी में हुआ। दूसरे संस्करण में एक और रेखाचित्र को जोड़ा गया। दूसरे संस्करण में होगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरे संस्करण में जोड़े गए रेखाचित्र का नाम झुनिया है। बताइएगा मित्रों कि कौन सा असंगत होगा या असत्य होगा। बिल्कुल आपने कहा कि सही जो हो जाएगा, दूसरे रेखाचित्र का नाम यहाँ पे झुनिया ना होकर बल्कि क्या है मित्रों, जो 1953 ईस्वी में जोड़े गए हैं, रजिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से माटी की मूर्तें के पात्र नहीं है, बताना है। रजिया, सुभान खां, मामी और बुधिया। बताइएगा। बिल्कुल अगर आपने पढ़ रखा है तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा कि मामी नहीं है बल्कि मौसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। माटी की मूर्ति रेखाचित्र में संकलित जो 12 रेखाचित्र हैं मित्रों, उनके हम नाम देखेंगे। रजिया, बाल गोविंद सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया, ये है। ठीक है, चलिए इसके पात्र को देख लेते हैं थोड़े से। यहाँ पे जो दिए गए हैं रेखाचित्र, उन्हीं को यहाँ पे पात्र एक तरफ दिए गए हैं, उन्हीं सब का नाम, और इसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी पात्र हैं वो दिए गए, यानी कि एक तरफ मुख्य पात्र है, दूसरे तरफ हमारे गौण पात्र है। तो मुख्य पात्र का फिर देख ले रहे हैं। रजिया, बाल गोविंद सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, यहाँ पे था इसे, इसको मैं बाल गोविंद पढ़ दी थी क्या, अच्छा सॉरी, ये है बालदेव सिंह। ठीक है, बाल गोविंद भगत यहाँ नीचे है हमारा। ठीक है, चलिए भौजी हो गया परमेश्वर, भौजी परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया। तो ये इसके पात्र। और इस साइड वाला आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे 100 क्वेश्चंस भी करवाने हैं और चीज़ों को बताना भी है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ये गौण पात्र में आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 बताइएगा मित्रों। ठकुरी बाबा रेखाचित्र संस्मरण किस रेखाचित्र संग्रह में संकलित है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। बताइएगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, हो जाएगा कितना, किसमें है, स्मृति की रेखाएं में। स्मृति की रेखाओं का जो है समय आ जाता है 1943। और बात कर लेंगे अतीत के चलचित्र 1941, पथ के साथी 1956 और मेरा परिवार 1972, ये इसका समय आ जाता है। और ये सारी रचना महादेवी वर्मा जी का ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से बताइए स्मृति की रेखाएं रेखाचित्र में कुल कितने रेखाचित्र उपलब्ध हैं। 5, 4, 3 या 7। बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। तो आपने कहा कि मैम इसमें 7 रेखाचित्र है, वो भी आगे देखेंगे हम। स्मृति की
रेखाएं में निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र संकलित नहीं है? तो यहाँ पे है भक्तिन चीनी, यानी कि चीनी फेरी वाला कह के रहता है उसमें, जंगिया धनिया और धुंधिया। बताइएगा मित्रों कौन सा नहीं होगा? तो बिल्कुल आपने कहा कि यहाँ पे ये जो है धुंधिया नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं स्मृति की रेखाएं में जो 7 रेखाचित्र हैं उनके नाम। स्मृति की रेखाएं में संकलित जो भी 7 रेखाचित्र हैं उनके नाम इस प्रकार है: भक्तिन, चीनी फेरी वाला, जंगिया धनिया, मुन्नू की माँ, ठकुरी बाबा, बरेठीन गुंगिया और बिबिया, ठीक है। तो ये हो गए इनके सातों के नाम। 7वें नंबर प्रश्न पे चलेंगे मित्रों। प्रश्न है आपका कि ठकुरी बाबा रेखाचित्र में आए पंक्तियां असंगत है, यानी कि एक तरफ पात्र हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। पंडिताइन का है कहन लागे मोहन मैया मैया, सहुआइन का है चले गए गोकुल से बलबीर, ठकुरी बाबा का है खेली लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो। बताइएगा मित्रों कि कौन सा सही होगा? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि जितने भी यहाँ पे विकल्प और पात्र दिए गए हैं सभी जो है हमारे सही हैं। आपको आगे जो और याद रखना होगा वो है जो ठकुरी बाबा की पंक्ति है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा कि खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैया निकी खोटो बल भैया हो। तो ये बलराम के बारे में कह रहे हैं कौन? ठकुरी बाबा, कृष्ण जी का ये इसमें पंक्तियां आई हुई है, ठकुरी बाबा द्वारा कहे गए हैं। ठकुरी बाबा के प्रमुख पात्र देखेंगे मित्रों, जिसमें है भक्तिन, लेखिका, ठकुरी बाबा, बेला, ठकुराइन, सहुआइन, काछी, पंडित जी, पंडिताइन, बूढ़ी मौसी और जमाता। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 8 नंबर, निम्नलिखित में से सैदपुर गांव का उल्लेख किस रचना में आया है? ठकुरी बाबा, मुर्दहिया, क्या भूलूं क्या याद करूं और माटी की मूर्तें। तो बताइएगा मित्रों 8 नंबर का क्या आपका सही आंसर हो जाएगा? तो आपने कहा सैदपुर का उल्लेख किसमें हुआ है? ठकुरी बाबा में। और सैदपुर जो है ना वो प्रयाग से, ऐसा उसमें दिया गया है कि प्रयाग से जो है ना 33 मील की दूरी पे है, 33 मील की दूरी पे है कौन? सैदपुर गांव, ठीक है। ऐसा जिक्र किया गया है उसमें, इसको याद रखिएगा कितने मील की दूरी पे पूछा जा सकता है, अंक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका जिक्र किया है मित्रों, ठीक है। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। ठकुरी बाबा का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, भाट या मसी वंश। बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपने कहा कि सही जो हो जाएगा आपका वो है भाट वंश से। ठकुरी बाबा की पुत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? बुलबुल, बेला, सुकन्या और किशोरी। बताइएगा मित्रों 10वें नंबर का क्या हो जाएगा? तो ये जो है बेला, और जब ये 1.5 वर्ष की ही थी तो इनकी माता का जो है वो देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा 11, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। उपयुक्त पंक्ति ठकुरी बाबा में किस पात्र का? ठकुरी बाबा, पंडिताइन, बेला या सहुआइन। 11 नंबर बताइएगा मित्रों क्या सही जवाब आपका होगा? तो बिल्कुल इसमें हो जाएगा आपका ठकुरी बाबा से, और बिल्कुल जो है इसमें ठकुरी बाबा समाप्त होते ही लास्ट में ये पंक्ति दी गई है। और इसके अलावा मित्रों इसमें जो है कबीर के भी पंक्ति आते हैं, फिर इसके अलावा सूर्य के भी आते हैं, तुलसी के भी आते हैं। तो इन सारे कवियों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पूछे जा सकते हैं कि इनमें से किस कवि की पंक्तियां आई है या नहीं आई है, ठीक है। सूर से सूरदास है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा मित्रों क्या हो जाएगा? हम आराम आराम से प्रश्नों को करते हुए चलेंगे। ठकुरी बाबा रेखाचित्र के अनुसार लेखिका महादेवी वर्मा को कितने बजे यूनिवर्सिटी जाना होता था? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या 2 बजे? बताइएगा। बिल्कुल आपने कहा कितने बजे जाना होता था? तो 9 बजे जाना होता था। मुर्दहिया आत्मकथा के संबंध में असंगत बताइएगा। डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है। पहले खंड का नाम मुर्दहिया, दूसरे मुर्दहिया 2010 ईस्वी तथा दूसरे खंड का नाम मणिकर्णिका जो 2014 ईस्वी है, ठीक है। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसी राम के जन्म से लेकर आजमगढ़ में पढ़ाई करने तक की घटना है। इस आत्मकथा को 8 उपशीर्षकों में बांटा गया है। इस आत्मकथा की घटना 1949 से 1965 तक की है। बताइएगा मित्रों असत्य पूछा गया है, तो बिल्कुल आपने जो कहा इसमें 7 उपशीर्षक है ना कि 8, बाकी यहाँ पे सही दिए गए हैं। मुर्दहिया आत्मकथा में निम्नलिखित शीर्षक में सम्मिलित नहीं है, बताना है। भूत ही पारिवारिक घर, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया तथा गिद्ध,
मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन चौथा नंबर है हमारा। बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा सही जवाब। नहीं है पूछा गया है। बिल्कुल आप जानते हैं कि भूत ही पारिवारिक घर न होकर बल्कि क्या है, इसका पृष्ठभूमि है। आगे चलेंगे 15 नंबर। मुर्दहिया आत्मकथा के पात्रों में असंगत विकल्प बताना है। दादा जूठन, दादी सड़िया, पिता तेरसी, माता धीरजा। तो बिल्कुल बहुत आसान सा प्रश्न है। दादी सड़िया ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा, मुसड़िया। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखते हैं। मुर्दहिया आत्मकथा में डॉक्टर तुलसीराम के पिता के भाइयों में सम्मिलित नहीं है मुनेसर, मुन्नर, संकठा और मुन्नर। ये प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस में, इसीलिए इसमें रखे हुए हैं। तो संकठा नहीं है। संकठा क्या है, तुलसीराम के मित्र हैं। और इसी के साथ रह के दियो क ख ग जो है लिखना सीखे थे कि संकठा सिंह के साथ, इसका नाम हो जाएगा संकठा सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 17 नंबर। डॉक्टर तुलसीराम के गांव का नाम निम्नलिखित में से क्या है। धर्मगंज, धर्मपुर, धर्म पासक, धर्मनगर। तो बिल्कुल बताइएगा मित्रों 17 नंबर का। तो आपने कहा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मपुर। 18 नंबर। डॉक्टर तुलसीराम को पढ़ाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। जैसे जानते हैं मित्रों, हम लोग भी पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो हमारा क्या उद्देश्य है। मैं तो अभी प्राइवेट में हूँ, मेरा तो उद्देश्य है कि भाई मुझे गवर्नमेंट वाला असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो वैसे ही आप लोगों का भी कुछ उद्देश्य है। इसी तरह से इसका भी जो है पढ़ाने का कोई उद्देश्य था। क्या था, नौकरी करवाना, मुनीम बनाना, चिट्ठी पढ़ाना या फिर मुखिया बनना। बिल्कुल ये क्या उद्देश्य था, चिट्ठी पढ़ने वो जान जाए, चिट्ठी पढ़ाना, इसीलिए इसका यही उद्देश्य था ताकि वो पढ़ लिख ले तो चिट्ठी पढ़ सके। मुर्दहिया आत्मकथा में आए गांव धर्मपुर 3 जिलों को जोड़ती है। 3 जिलों को जोड़ती है निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है। आजमगढ़, गाजीपुर, दिल्ली और बनारस। बिल्कुल देख रहे हैं दिल्ली इसमें पे नहीं आएगा। दिल्ली ऐसे भी इसमें नहीं आती है जिलों में, और ऐसे भी यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे चलेंगे 20 नंबर। डॉक्टर तुलसीराम द्वारा मुर्दहिया को खोद कर निम्नलिखित में से किसने बाहर निकाला, ये बताना है आपको। सुरेश, दिनेश, अखिलेश, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा मित्रों 20 नंबर का क्या हो जाएगा। क्या मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ तो आप लोग थोड़ा आराम आराम से कीजिएगा। बिल्कुल इसका सही हो जाएगा अखिलेश। ये कौन थे मित्रों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ततभव पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, इन्होंने इसे बार बार जिक्र करके डॉक्टर तुलसीराम से मुर्दहिया लिखवाया था, इसीलिए ये बातें कही गई है। 21 नंबर। डॉक्टर तुलसीराम ने निम्नलिखित में से किसके साथ बैठकर क ख ग लिखना सीखा। ये तो चीटिंग हो गया ना, आपको तो मैंने ऊपर ही बता दिया था, संकठा सिंह। 22 नंबर। मुर्दहिया आत्म कथा के संबंध में असंगत विकल्प बताइएगा मित्रों। मरे हुए पशुओं के मांस को डांगर कहा जाता है। दादी मुसड़िया के पास बिस्टोरिया वाले 40 सिक्के थे। सुभज्ञा नामक युवती के नाम पत्र आती है जिसमें ये शायरी होती है। लिखता हूँ खत खून से स्याही मत समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा ना समझना। 1954 के ईस्वी समय लेखक के घर से लोग आसनसोल और कलकत्ता खानों और मिलों में काम करने जाते थे। बताइएगा मित्रों इसमें असंगत पूछा गया है। बिल्कुल आपने क्या कहा सही हो जाएगा जो दादी मुसड़िया के पास कितने थे, 40 सिक्के ना होकर 37 सिक्के थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 23 नंबर। मुर्दहिया आत्मकथा के अनुसार दलित बस्ती में एक दिन आजमगढ़ के 2 कम्युनिस्ट नेता प्रचार के लिए आए। वे निम्नलिखित में से कौन हैं जो कम्युनिस्ट नेता थे जो प्रचार के लिए आए थे। चंद्रजीत यादव, सुरजन रॉय, अशोक महेश्वरी, बहादुर सिंह। केवल 1-2, केवल 2-3, 3-4, 1-2। बताइएगा मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, 1 और 2, यानी कि चंद्रजीत यादव और सुरजन रॉय। अशोक महेश्वरी जो थे ये राजकमल के संपादक के रूप में, प्रकाशक निर्देशक के रूप में आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है, इसको VVI कर लीजिएगा या इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये जो है ना स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेतृत्व करता है रहते हैं ये बहादुर सिंह, जो कि तुलसीराम के ननिहाल से आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। 24 नंबर बताइएगा। मुर्दहिया आत्मकथा में जोगी बाबा की पंक्तियां हैं। जैसन कहत बड़े जोगी वैसन बढ़त बड़े रोगी, बड़ा ससतिया सहबा रामा, बड़ा ससतिया सहबा। उपरोक्त पंक्ति में ससतिया शब्द का अर्थ आपको बताना है, क्रोध, दुख, आंसू या शरारत। 24 नंबर का आंसर कीजिएगा मित्रों, क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। तो आपने कहा कि मैम हो जाएगा दुख।
आगे चलेंगे 25 नंबर। निम्नलिखित में से बताइए डॉक्टर तुलसीराम कितने वर्ष की उम्र में समाजवाद तथा सोवियत संघ से प्रभावित हुए? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 15 वर्ष? बताइएगा भाई क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल आपने कहा तो ये हो जाएगा 8 वर्ष की उम्र में। 26 नंबर बताइएगा मित्रों, मुर्दैया आत्मकथा के संबंध में असत्य विकल्प चुनना है। जूठन लेखक के दादाजी थे जिन्हें अंधविश्वास के अनुसार भूत ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला। दूसरा विकल्प है मुसड़िया लेखक की दादी है जो 200 वर्ष तक जीवित थी। जीवित होने का कारण क्या था? कौवा का मांस खाया था। सोमर चाचा 112 गांव के चमारों के चौधरी थे। सुग्रीव सिंह इम्पोर्टेंट पात्र है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए करके आए थे। कहाँ से? गोरखपुर से, महत्वपूर्ण हो जाता है। पास करके आए शिक्षक जो हिंदी पढ़ाते थे। बताइएगा मित्रों इसमें असत्य पूछा गया है, तो बिल्कुल दादी मुसड़िया 100 वर्ष तक जीवित थी, ना कि 200 वर्ष तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर, नग्गर लेखक के पिता के भाई निम्नलिखित में से किस पंथ में दीक्षित थे? नारायण पंथी में, जोगी पंथी में, शिवराज पंथी में या शिव नारायण पंथी में? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? शिव नारायण पंथी में। आगे बढ़ेंगे हम 28 नंबर। डॉक्टर तुलसीराम के गांव में किन 2 देवी देवताओं की पूजा होती थी? चमरिया माई, डीह बाबा, हिरण कसाई, जोगी बाबा। केवल 1 2 2 3 3 4 2 4। बताइएगा मित्रों 28 नंबर का क्या आपका आंसर हो जाएगा? चमरिया माई और डीह बाबा का पूजा होता था, 1 और 2। 29 नंबर चलेंगे। इसका भी सोल्यूशन आगे रखा है, आप आराम से धैर्य बना के रखिएगा, सब कुछ करवाएंगे आपको। शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल में किन 3 अवसरों पर समारोह होता था? होली पर, दीपावली, जन्माष्टमी, इनमें से सभी। तो ये तो चीटिंग हो ही गया क्योंकि 3 का यहाँ पे जिक्र कर दिया, देना चाहिए था किन अवसरों या समारोह का जिक्र होता था, तो होता ये प्रश्न सही, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन लाता है। यहाँ 3 दे दिया तो 3 तो यहाँ पे दिए गए ही हैं, होली है, दिवाली है और जन्माष्टमी है। तो क्या हो जाएगा आपका सही विकल्प मित्रों? हो जाएगा ऑप्शन 4, विकल्प संख्या 4। मुर्दैया आत्मकथा में कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से पसकराई यानी कि घूस कितना लिया? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया या 5 रुपया? 30 नंबर का आंसर कीजिएगा। बिल्कुल कितना लिए थे मित्रों? 2 रुपया लिए थे। आगे चलेंगे, जो कि डॉक्टर तुलसीराम के पास नहीं रहते हैं 2 रुपया। ठीक है, चलिए 31 नंबर। मुर्दैया आत्मकथा में निम्न कहानियां किसके द्वारा कहा गया है? कहानियां करके वहां पे जिक्र किया गया है, लेकिन आप पंक्तियां भी मान सकते हैं। राजा रानी आवेली, पोखरा खनावेली, पोखरा के तीर तीर इमली लगावेली, दादा जूठन, दादी मुसड़िया, माता धीरजा, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर का सही आंसर क्या होगा मित्रों? आप हमें बताइएगा। बिल्कुल दादी से ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो दादी मुसड़िया हो जाएगी। आगे चलेंगे। 32 नंबर बताइएगा मित्रों, डॉक्टर तुलसीराम राहुल सांकृत्यायन के निम्नलिखित में से किस पुस्तक से प्रभावित हुए? मेरी तिब्बत यात्रा, वोल्गा से गंगा, मेरी जीवन यात्रा, इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर बोलिएगा मित्रों क्या हो जाएगा? बिल्कुल वोल्गा से गंगा। 33 नंबर, निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको यहाँ पे चुनना है, ये भी मुर्दैया आत्मकथा से है। भाण मंडलियों द्वारा प्रस्तुत गीत हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जोते ओहे देवे लगारी हो दुख भारी। ये हो गया एक हमारा। दूसरा, कई गूढ़ तथ्य छिपे पंक्ति, बाबा विदा करो ल लरिया के मेहरिया, रहरिया में बजे घुंघरू। तीसरा है, बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था जिसे दुक्कड़ कहते थे। चौथा विकल्प है आपका, ऐसे ही एक नाच हुआ करता था हुड़क। क्या था? हुडक। हुडक, जिसमें हुडक डमरू की आकृति वाला उससे काफी बड़ा वाद्य होता था। सभी विकल्प संगत है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका वाद्य है, द और ध यहाँ पे। तो सभी विकल्प क्या हो जाएगा? संगत है। कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? बिल्कुल इसमें जो जितने भी दिए गए सही विकल्प बोला है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 5 की सभी विकल्प संगत है। सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं और डीपली हैं, पेपर में बन सकते हैं। इसको आपको तैयार कर लेना है स्क्रीनशॉट के साथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब कुछ मुर्दैया के जहाँ पे जो है हम रखे हुए हैं पेजेस।
हम बोल सकते हैं इसका बैक पेज है मुर्दहिया पुस्तक का। डॉक्टर तुलसीराम मुर्दहिया, ये भूमिका से ली गई है, एक बार पढ़ते हैं। यहाँ से अवधारणा वगैरह से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी, चरवाही से लेकर हरवाही तक। आप अपनी तरह से थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा ताकि आपको क्लीन दिखे, क्योंकि यहाँ कॉपी किताब वाला पेजेस लगाए हैं तो थोड़े छोटे दिख रहेगा। मुझे खुद भी छोटा देखने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने का। यहाँ से चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो, दुकान बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता है। हमारे गांव की जियो पॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी, वह दोनों की मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड पर झूंझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय उन्हीं सियारों के हुआ वाली आवाज इनकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। यदि इनमें से किसी का भी आत्मकथा लिखी जाती, इसका शीर्षक क्या होता? मुर्दहिया ही होता। ऐसा डॉक्टर तुलसीराम जी कहते हैं। आगे चलेंगे। मुर्दहिया सही मायने में हमारी दलित बस्तियों की जिंदगी थी। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण है कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद मुर्दहिया का प्रथम खंड समाप्त हो जाते हैं। प्रथम खंड जब डॉक्टर तुलसीराम अपने गांव से भाग जाते हैं तो वहीं उसका समाप्त हो जाता है। तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द के तुक बंदी बनकर गाने वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य बिखेरने वाली नटनियां, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंधा बजाते बंकिया डोम जैसे जिंदा लोकपात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। कौन कहते हैं ये भूमिका में? तो ये डॉक्टर तुलसीराम जी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इसे अवधारणा से वगैरह से प्रश्न बनेंगे ना तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको करवा दिया है। प्रमुख पात्र यहाँ पे देख लेते हैं। मुर्दहिया दादाजी जो थे इनके जूठन, दादी मुसड़िया, पिता तेरसी, माता धीरजा, नग्गर, सोमर, मुनेसर, मुन्नर पिता के भाई हैं। अन्य में देख लेते हैं। यहाँ पे ये आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा महत्वपूर्ण बता दे रही हूँ। बाबा हरिहर दास जो कि इनका नामकरण करते हैं, जंगू पांडे, अंबिका पांडे, राम सूरत लाल, वंशी पांडे, हरि सिंह, बलराम सिंह, परशुराम सिंह, निरंजन पांडे, और सुभगिया नाम से जो पत्र आता है वो है। ठीक है, और भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्योंकि पेपर में आजकल गौण पात्र जो है वो पूछे जाने लगे हैं। 7 शीर्षकों के नाम में भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया, नागिन, चले बुद्धगिरा, आजमगढ़ में फाका कसी। आगे चलेंगे। 34 नंबर बताइएगा। प्रश्न आप तब तक पढ़िए, मैं थोड़ा सा जलपान कर लेती हूँ। प्रश्न है आपका कि प्रेमचंद घर में के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करना है आपको। प्रेमचंद घर में लेखिका शिवरानी देवी है। यह एक जीवनी विधा है जिसका प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद मर्यादा हंस जागरण पत्रिका का संपादन किया।
इस पुस्तक के अनुसार प्रेमचंद का पहला उपन्यास प्रेमा को माना जाता है, असत्य पूछा गया है। तो बल्कि इस पुस्तक के अनुसार जो है पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, कृष्णा को माना जाता है, दूसरे नंबर पर प्रेमा को रखा जाता है। ठीक है, यही अंतर है, बाकी सारे सही हैं। प्रेमचंद घरमे के अनुसार असत्य विकल्प बताइएगा मित्रों, क्या हो जाएगा। प्रेमचंद 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। इस पुस्तक को 88 भागों में बांटा गया है। इस पुस्तक की श्रद्धांजलि शिवरानी देवी आमुख बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखी है। बनारसीदास चतुर्वेदी ने विशाल भारत में प्रेमचंद के साथ एक लेख लिखा जिसका नाम क्या था, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। कौन सा असत्य है ये बताना है आपको। बिल्कुल यहाँ पे जो ये दिए गए श्रद्धांजलि किसने लिखी, श्रद्धांजलि लिखी है बनारसीदास चतुर्वेदी ने, और आमुख किसने लिखा है, तो आमुख लिखा है शिवरानी देवी ने। बस दोनों को बस उल्टा कर दिया गया है। जो श्रद्धांजलि है वो आमुख वाला है, जो आमुख वाला है वो श्रद्धांजलि। आई होप आप समझ गए। आमुख शिवरानी देवी लिखते हैं, श्रद्धांजलि बनारसीदास चतुर्वेदी देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर, प्रेमचंद घरमे के अनुसार प्रेमचंद का पहला उपन्यास कृष्णा तथा दूसरा प्रेमा है। निम्नलिखित में से आगे चलकर प्रेमा नामक उपन्यास का दूसरा नाम क्या हुआ, विभावना, सद्भावना, विभव और उद्भव। 36 नंबर का आंसर कीजिएगा, आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्या हो जाएगा, विभव। आगे चलेंगे हम 37 नंबर, प्यादा से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। उपरोक्त पंक्ति प्रेमचंद घर में किस विद्वान का है, कबीर, रहीम, दादू या नानक। 37 नंबर बताइएगा मित्रों। बिल्कुल इसका सही जवाब जो हो जाएगा इसी पुस्तक से मिलता है, रहीम का है। प्रेमचंद घर में की भूमिका निम्नलिखित में से शिवरानी देवी ने किस नाम से लिखी, 2 शब्द, बहुमूल्य परिचय, प्रेमचंद के संग, नाव के यात्री। बताइएगा क्या हो जाएगा। 38 नंबर पर किस नाम से लिखते हैं, तो 2 शब्द के नाम से लिखते हैं। 39 नंबर, स्वामी तुम्हारी ही चीज तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूँ, इस तुच्छ सेवा को अपनाना। प्रेमचंद घरमे के अनुसार उपयुक्त कथन किसका है, शिवरानी देवी, सारा रॉय, बनारसीदास चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ये शिवरानी देवी खुद कहती है अपने स्वामी यानी कि प्रेमचंद जी को। 40 नंबर बताइएगा मित्रों, निम्नलिखित में से बताइए कि शिवरानी देवी की राजनीतिक बहस किसके साथ होता था, प्रसाद महादेव शाह के साथ, नागार्जुन महादेव शाह के साथ, सुभद्रा और महादेव शाह के साथ, इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर बताइएगा मित्रों। बिल्कुल आपने सही कहा कि हो जाएगा क्या, नागार्जुन और महादेव शाह के साथ। 41 नंबर बताइएगा, प्रेमचंद घरमे के अनुसार कौन सा विकल्प जो है असत्य है। प्रेमचंद घरमे को एक नारीवादी दस्तावेज कहा जा सकता है। पहली बार यह पुस्तक हिंदुस्तानी पब्लिशिंग हाउस 1944 ईस्वी में छपा। इसका दूसरा संस्करण 1950 में निकला। प्रेमचंद ने कहा शिवरानी देवी को साहित्य जगत से बहुत कम इंसाफ मिला है। 41 नंबर बताइएगा मित्रों, क्या हो जाएगा आपका सही। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, 50 में नहीं होगा बल्कि हो जाएगा कितने में, 1952 में। ठीक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे हम। प्रेमचंद के बारे में शिवरानी देवी जो कहते हैं वो पुस्तक से हम देखेंगे थोड़ा सा, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुस्तक के लिखने में मैंने केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा, वह है ईमानदारी, सच्चाई। घटना जैसे जैसे याद आती गई मैं उन्हें लिखती गई। उन्हें सजाने या मुझे ना तो अवकाश था ना साहस। इसीलिए हो सकता है कहीं कहीं पहले की घटना बाद में, बाद की घटना पहले आ गई। यह भी हो सकता है कि अनजाने में मैंने किसी घटना का जिक्र 2 बार होगा, यहाँ पे 2 बार कर दिया हो। ऐसी भूल को पाठक क्षमा करे। साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव है कि इस पुस्तक में कुछ निराश हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर ही नहीं है, पर मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर करेगी, यह जानती हूँ। क्योंकि मैं किसी बात को बढ़ा कर कहने की कोशिश नहीं की। 30 वर्ष से ऊपर तक जिंदगी के हर दुख सुख मैं उनकी साथी होने के नाते में जानती हूँ। यानी कि शिवरानी देवी जी कहते हैं प्रेमचंद के बारे में, अगर उनके गुणों का बखान करने में मैं तिल का ताड़ भी बनाती तो भी उनके चरित्र की विशालता का पूरा परिचय न मिल पाता। पर मैंने तो
सभी बातें बगैर किसी तरह के कुछ भी मिलाए ज्यों का त्यों कह दिया। कौन कह रही है? तो ये शिवरानी देवी जी कह रहे हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर अवधारणाओं से प्रश्न बनेंगे तो पूछे जाएंगे। अब देखते हैं इनके प्रमुख पात्र में। प्रेमचंद जी हो गए, जो इनके पति हैं। अजायब रॉय उसके पिता हैं। आनंदी देवी माता है। शिवरानी देवी जो कि इनकी पत्नी है। कमला जो है उनकी बेटी है। अमृत रॉय श्रीपत रॉय उनका पुत्र है। और वासुदेव प्रसाद प्रेमचंद का जमाई है। और ज्ञानचंद जो है उनका नाती है। ठीक है, और भी यहाँ पे पात्र दिए गए हैं, आप ये देख लीजिएगा जो अन्य पात्र में आते हैं। 42 नंबर बताइएगा प्रश्न क्या है। असंगत विकल्प चुनने के लिए बोला जा रहा है। माटी की मूर्ति संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जिसके लेखक राम वृक्ष वेनीपुरी हैं तथा प्रकाशन 1946 ईस्वी है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है, इसका प्रकाशन 1953 है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल शंकराचार्य का यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक जिसके प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी के पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। बिल्कुल, आप जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी का है, ना कि राहुल शंकराचार्य जी का। ठीक है, ये गलत हो गया। 43 नंबर बताइएगा 43, असंगत विकल्प बताना है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का एक व्यंग्यात्मक कहानी है। भोला राम का जीप एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। आपहुदरी आत्मकथा रमणिका गुप्ता का है जिसका प्रकाशन 2015 ईस्वी है। हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा के 4 भाग हैं जिसके पहले भाग का नाम जो है वो क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, बताइएगा। 43 नंबर का क्या आपका सही जवाब हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही जवाब जो हो जाएगा वो रमणिका ठाकुर ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा? रमणिका गुप्ता का है। ठीक है, चलिए बाकी सारे विकल्प यहाँ पे सही दिए गए हैं। 44 नंबर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा एक जीवनी विधा है। आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर लिखी गई है। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा लिखने में लेखक को 20 वर्ष लगे, इसका प्रकाशन 1974 है। तो बिल्कुल आप जानते हैं कि इसे लिखने में लेखक को जो है वो कितने वर्ष लगे थे? 14 वर्ष लगे थे, ना कि 20 वर्ष लगे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर का आंसर कीजिएगा। प्रश्न दिया गया असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। एक कहानी यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी ने लेखिकीय आत्मकथा कहा। यह भी को लेखिका ने लेखिकीय आत्मकथा कहा है। एक कहानी यह भी का प्रकाशन 2007 ईस्वी है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई जीवनी है। प्रेमचंद घर में जीवनी का प्रकाशन 1954 ईस्वी है। 45 नंबर का आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका 1954 ना होकर क्या हो जाएगा? 1944 ईस्वी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम। अब देख लेते हैं थोड़ा सा मन्नू भंडारे के क्षितिज वाला जो ये पुस्तक है ना, जो हमारा एनसीईआरटी है, मैंने उसी से कुछ कंटेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको थोड़ा सा सही दिख पाए। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम कर दी हूँ। एक कहानी यह भी के सौंदर्य में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल काफी इंपॉर्टेंट है। शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। उन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की से असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ाव को प्रारंभ किया है। दिया गया है कि 1946 से 47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता, विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। तो ये इनके विशेषता के बारे में दी गई है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बाहर में शोर शराबा हो रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। एक कहानी यह भी आत्मकथा में महत्वपूर्ण पात्र है, ये बताइएगा कौन कौन से हैं। देखते हैं इसमें। लेखिका राजेंद्र यादव, पति सुख संपत रॉय उनके पिताजी हैं। अनूप कुंवरी माताजी है। प्रसन्न कुमार जो है बड़े भाई हैं। वसंत कुमार जो है वो छोटे भाई हैं। स्नेहलता इनकी बहन है। सुशीला का भी काफ़ी अच्छा रोल दिखाया गया, बहन है। पराक्रम सिंह भंडारी इनके जीजाजी हैं। रचना उर्फ रिंकू, शीला अग्रवाल, मोहन राकेश, कमलेश्वर, शिवमंगल सिंह सुमन, वसुधा, रंजन, दिनेश खन्ना, प्रमोद त्रिवेदी, वसुमती, रिंकी भट्टाचार्य, मीता, लक्ष्मी चंद जैन, वासु चटर्जी आदि इसके अंतर्गत आते हैं, जो इनके प्रमुख पात्र में होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आवारा मसीहा जो मैंने ऊपर देखा, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ पेजेस रखे हैं। ये ज़्यादा इसमें मुझे इम्पोर्टेंट कुछ लगा नहीं, ये विष्णु प्रभाकर जी का है। और ये इसमें से ये कहे गए हैं ना कि इसका सिर्फ हिंदी में ही नहीं, अंग्रेजी, बांग्ला, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, मतलब कई सारी भाषाओं में जो है ना विश्व में इनका जो है हम कह सकते हैं कि विख्याति इन्हें मिली है, अनुवाद हुआ है, बहुत लोकप्रिय है। इन्हीं सब चीज़ों का यहाँ जिक्र किया गया। मुझे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इसमें से लगा नहीं था। ठीक है, चलिए एक चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि हिंदी प्रकाशन में भीष्म पितामह श्री नाथूराम प्रेमी को, जो अब नहीं है, यानी कि नाथूराम प्रेमी के बारे में कहा जाए, उनको ये सृजन के लिए जो है, उनके प्रेरणा के बिना ये सृजन नहीं हो पाता, उसके बारे में दिया गया है। लेकिन जिनकी प्रेरणा के बिना आवारा मसीहा सृजन असंभव था। तो यानी किसकी प्रेरणा ली गई है? तो ये ली गई है किसके? नाथू दुर्गु होगा, नाथूराम प्रेमी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। पात्र देख लेते हैं। केदारनाथ नाना, मोती लाल यायावर पिता, भुवन मोहिनी माता, सुरेंद्र मामा, देवी मामा, ठाकुर प्रसाद बड़े मामा, अघोरनाथ छोटे नाना, मनीन्द्र नाना के बेटा, अमरनाथ नाना का भाई, कुसुम कामिनी अघोरनाथ की पत्नी। ये सारे इसमें से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। आवारा मसीहा में ही मुझे एक ये पंक्ति मिली थी जो मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है, जानना चाहिए, क्योंकि पंक्ति वगैरह पूछ ली जाती, क्या पता बाय चांस पूछ ले। जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान दिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पंक्तियाँ वगैरह है तो ये पूछी जाती ही है। चलिए अब जानते हैं कि आवारा मसीहा के जो है वो 3 खंड है। पहला है दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। पहले में जो है वो 18 शीर्षक है, दूसरे में भी 18 शीर्षक है, तीसरे में 29 शीर्षक है। अब इनको भी हम देखते हुए चलेंगे कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। दिशाहारा के शीर्षक है विदा का दर्द, भागलपुर में कठोर अनुशासन, राजू उर्फ इंद्र नारायण का परिचय, वंश का गौरव, होनहार वीरवान, रॉबिन हुड, अच्छे विद्यार्थियों से कथा विद्या विशारद तक, प्रेम पल्लवित आत्मा, वह युग, नाना परिवार से विद्रोह, शरद को घर में मत आने दो, राजू उर्फ इंद्र नारायण, सृजन का युग, आलो और छाया, प्रेम की अपार भूख, निरुद्देश यात्रा, जीवन मंथन से निकला विष, बंधुहीन लक्ष्यहीन प्रवाह की ओर। मुझे पता है इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन आप 2-4 बार पढ़ के कोशिश कीजिएगा कि जहन में थोड़ा बहुत रहे, इससे रिलेटेड अगर आए तो हो सकता है, अगर 1% भी मान के चलिए अगर कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इतना याद करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है भाई, मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, दिशा की खोज में देखिए, एक और स्वप्न भंग, सभ्य समाज से जोड़ने वाला गुण, खोज और खोज, वह अल्पकालिक दंपत्य जीवन, चित्रांकन। इतनी सुंदर रचना किसने लिखी? प्रेरणा के स्रोत, मोक्षदा से हिरण्यमयी ग्रीदा, हाँ अब फिर लिखूंगा, सामेर सुमति, सृजन का आवेश, चरित्रहीन, क्रिएटिंग एलोनिंग सेशंस, भारतवर्ष में विराज बहु, विजयी राजकुमारी, नए नए परिचय, देहाती समाज, आवारा श्रीकांत। और 18 नंबर पे जो आपका आ जाएगा वो है दिशा की खोज समाप्त। चलिए दिशांत देखते हैं। दिशाहारा, दिशा की खोज, ये दिशांत तीसरे नंबर पे है जो कि 29 है इसमें। ठीक है, वह से वे, सृजन का स्वर्ण युग, आवारा श्रीकांत का ऐश्वर्य, देश के
मुक्ति का व्रत, स्वाधीनता का रक्त गमन, निष्कंप दीप शिखा, सामने सामने होए प्रेरणे विनिमय, राजनीतिक अभिज्ञता का साहित्य, लिखने का दर्द, समिष्टि का दर्द, आवारा जीवन की ललक, हमने ही तो उन्हें समाप्त कर दिया, पथेर दाबी, रूप नारायण का विस्तार, देहाती शरत, दायोनिसी शिवानी से वैष्णवी कमललता तक, तुम में नाटक लिखने की शक्ति, नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता, मैं मनुष्य को बहुत बड़ा करके मानता हूँ, देश के तरुणों से मैं कहता हूँ, ऋषि कल्प गुरु शिष्य किशोरी का वह सफल प्रेम, श्री अरविंद का आशीर्वाद, तबु विहंग और विहंग भोर, अल्लाह अल्लाह, मरीज को हवा दो बदल, मरीज की हवा दो बदल, समाज से घर जाना होगा, बेशुमार यादें, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3 और परिशिष्ट 4। परिशिष्ट मतलब होता है ना बाद में जोड़ा गया, तो वैसे नंबर करके यहाँ पे जोड़ा गया है। 46 नंबर बताइएगा मित्रों, प्रश्न आ गया आपका। जितने भी रिवीजन वाली चीज़ें थी वो करते हुए ही चलेंगे हम, क्योंकि मैराथन करने का मेरा मतलब ही था कि चीज़ों को हम याद करवाएं, थोड़ा रिवाइज करवाएं, याद में क्या ही करवाऊँ, रिवाइज करवाऊँ। 46 नंबर बताइएगा, उन स्त्रियों के हठ को जिसने उन्हें आपूर्ति बनाया, उसके उस फैसले को जिसने अपनी राह खुद चुनी, उनके उस हौसले को, ये किस रचना से ली गई है पंक्ति बताना है। क्या बोलूं, क्या याद करूं, मुर्दहिया, आप हुदरी और प्रेमचंद घर में, बताइएगा किससे है। बिल्कुल रमनिका गुप्ता का है ये, आप हुदरी का है। आप हुदरी का मतलब ही होता है एक जिद्दी लड़की जो अपने अनुसार अपना जीवन जिए, ये है, ठीक है। तो 47 नंबर बताइएगा, प्रश्न क्या हो जाएगा। आपूर्ति आत्मकथा की भूमिका रमनिका गुप्ता ने किस नाम से लिखी है। सच बोलना था मुझे, सच बोलने की आदत, सच बोलना क्यों जरूरी, सच बोलना भी कड़वा है। तो बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा, किस नाम से रमनिका गुप्ता जी ने अपनी भूमिका लिखी है। बिल्कुल कड़वा कड़वा बात लिखा है, तो लिखा है सच बोलना क्यों जरूरी। चलिए आगे लिखेंगे, 48 नंबर देखेंगे। आप हुदरी के भी जानते हैं कई शीर्षक है, प्रश्न आपके बने हैं कि शीर्षक के को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसा नहीं आएगा, बस यहाँ पे मैंने बना दिया है, आपको ये नहीं, तुरंत से क्रम नहीं पूछेगा, ये पूछ सकते कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, बुरी लड़की अच्छी लड़की, मैं बड़ी होने लगी, सर ढककर चलो। कूट दिया गया 1 2 3 4, 1 2 4 3 2 1 3 4 3 4 2 1। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा 48 नंबर का। जल्दी से आंसर कीजिएगा, आधे पड़ाव को हम लोग पार कर चुके हैं। चलिए आपका सही हो जाएगा मैम, बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 3 वाला 4 होगा, 4 वाला 3 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, 1 बुरी लड़की अच्छी लड़की, 2 तीसरे नंबर पर सिर ढककर चलो, चौथे नंबर पर मैं बड़ी होने लगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 49 असत्य विकल्प का चयन करना है, बताइएगा। रमनिका गुप्ता की आत्मकथा के 2 भाग हैं, जिसके पहले भाग का नाम हाथ से तथा दूसरे भाग का नाम क्या है, आप हुदरी है। कथन 2 दिया गया है कि आप हुदरी आत्मकथा के भी 2 भाग हैं, यानी कि रमनिका गुप्ता के आत्मकथा के 2 भाग हैं। यहाँ कहा जा रहा है आप हुदरी के भी 2 भाग हैं, जिसके पहले भाग का शीर्षक भाग में 98 शीर्षक हैं और दूसरे भाग में जो है वो 35 शीर्षक हैं। तो बताइएगा आप कि कौन सा इसमें से असत्य है। बिल्कुल आपने कहा मैम इसमें जो असत्य है वो हो जाएगा विकल्प कथन, जो हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ 90 शीर्षक ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा 87 शीर्षक है। तो ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इसको एकदम घोट के समाप्त कर दीजिएगा। चलिए 50 नंबर का आंसर दीजिए, हम आधे पड़ाव पे आ चुके हैं। असत्य विकल्प को चुनना है आपको, जल्दी से बताइएगा। रमनिका गुप्ता के स्कूल और कॉलेज का नाम क्या था, रमना था, ठीक है। मन्नू भंडारी का एक और नाम था क्या, महेंद्र कुमारी। रमनिका गुप्ता का कथन था कि लड़की पहले सह लेती है फिर प्रतिवाद करती है। आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, औरतों को हमेशा दबाया ही जाता है, रमनिका गुप्ता भी वही कहती है कि सबसे ज्यादा अगर सहनशील और सहती है तो वो है लड़की, और पहले तो वो सहती है, जब नहीं सहती है सह पाती तो वो प्रतिवाद करती है। बहुत अच्छा कथन है, बताइएगा सभी विकल्प संगत है, कौन सा सही होगा 50 नंबर का। बिल्कुल आपने कहा मैम इसका सही जो हो जाएगा वो हो गया क्या, सभी विकल्प संगत है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 51। आप हुदरी आत्मकथा के अनुसार रमनिका गुप्ता कब बहुत बीमार पड़ गई। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि रमनिका गुप्ता बहुत बोल्ड लेखिका में आती है,
उन्होंने नारी के बारे में, स्त्री शोषण के बारे में इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों को लिखा है ना कि वो उसको बोल्ड आत्मकथा लेखिका के रूप में जाना भी जाता है। चलिए, आपका विकल्प है 1975, 1965, 1978, 1999। सही आंसर कीजिएगा जल्दी से। बिल्कुल, आपका सही जवाब हो जाएगा 1978। अगर आपने आपूर्वी आत्मकथा की भूमिका को अगर पढ़ रखा है ना, तो ये प्रश्न आपको बहुत इजी लगेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा दीप्त में प्रश्न नहीं बनाए हैं। भूमिका से क्या कुछ कथन विद्वानों के दिए गए, फ्रंट पेज बैक पेज पे क्या कुछ दिया गया है, इन चीज़ों से ही प्रश्नों को उठाया है, इस चीज़ को बताने के लिए कि आप इन चीज़ों को भी ध्यान दें। चलिए, 52 नंबर बताइएगा। रमनिका गुप्ता ने अपना गुरु निम्नलिखित में से किसे बताया है? ये भी हम उसी से उठाए हैं। भारत यायावर, रामविलास शर्मा, सत्य प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा? बिल्कुल, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत यायावर को जो है इन्होंने अपना गुरु माना है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा 53 नंबर। पर्वतिया कहानी के लेखक कौन हैं? भारत यायावर, रामविलास शर्मा, रमनिका गुप्ता, सत्य प्रकाश शाह। बताइएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा क्या? रमनिका गुप्ता। निम्नलिखित में से किस लेखक की प्रेरणा से रमनिका गुप्ता ने गद्य लिखने की ठानी थी? भारत यायावर, रामविलास शर्मा, सत्य प्रकाश या राजेंद्र यादव? बिल्कुल, किसके प्रयास से इन्होंने गद्य लिखने की ठानी थी? 54 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा। रमनिका गुप्ता के आपूर्वी, अच्छा प्रश्न ये होना चाहिए, रमनिका गुप्ता के आपूर्वी भूमिका के अनुसार, अच्छा आपूर्वी आत्मकथा जो है उसके अनुसार रमनिका गुप्ता जो है लेखिका ने कितने देशों की यात्रा की है? मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपूर्वी आत्मकथा के अनुसार रमनिका गुप्ता ने कितने देशों की यात्रा की है, ये प्रश्न होना चाहिए। थोड़ा सा उलट पुलट हो गया है। 11 देश, 21 देश, 31 देश या 51 देश जिक्र किया गया था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, नंबर आया था तो 21 देश। चलिए आगे चलेंगे, 56 नंबर बताइएगा। आपूर्वी आत्मकथा को तैयार करने में रमनिका गुप्ता की बड़ी मदद की किसने किसने? दिनेश जी, सुमन, शिखा, इनमें से सभी। बताइएगा 56 नंबर में क्या हो जाएगा? बिल्कुल, सबका जिक्र करते हैं लेखिका, इनमें से सभी। यहाँ पे पंक्ति दी गई है, बताइएगा किस रचना से है? धर्म यो बांधते न स धर्म कुधर्म ततः, विरोधी अविरोधी तु यो धर्म स्वधर्म सत्य विक्रम। उपयुक्त पंक्ति किस रचना से है मित्रों? बताना है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 सोपान, अंधा युग या फिर आवारा मसीहा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर जी से संबंधित है। आपूर्वी को देख लेते हैं। इनके शीर्षक पहले में जो है वो है 87 शीर्षक, और दूसरे में कितना था? दूसरे में था 33 है ना शायद, एक बार मैं देख लूं। नहीं 35, दूसरे में जो है वो हो जाएगा 35 और पहले में जो है वो है 88, नहीं 87। ठीक है, यानी कि 87 पहले भाग का और दूसरे भाग में कितना है? 35 है इसमें। ठीक है, चलिए शीर्षक को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं पहले भाग के शीर्षक में क्या क्या है। मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, बुरी लड़की अच्छी लड़की, सिर ढककर चलो, मैं बड़ी होने लगी जब आस्थाएं टूटी, उनका रूठना मनाना, कविता और युद्ध का खटका, मंझले भाई का प्रेम प्रसंग, बड़े भैया भाभी और परिवार, हवेली और मोरनी दरवाजा, मौसी नाना, कुलच्छनी नहीं, दोहरे मापदंड, बचपन का पहला एहसास, अतीत के सांप, कोतूहल, अपराध बोध का बीच, गलत का एहसास, कोयटा के किससे, एक मर्द बराबर 1000 औरत, भाई का कुड़माई, कुड़ुमार, गुरु परिवार, औरत को सुरक्षा चाहिए या प्यार, यह धरती मर्दों को खा जाती है, ताई के घर लौटने के बाद, प्रेम का पहला एहसास, सवालों के साए,
तो 29 नंबर है हमारे लिए समय नहीं था। 30 है बदलती देह देह की भूख। 31 हो जाएगा। आगे चलेंगे। 32 भाभी फौजी भाईचारा। 34 मंझले भाई की शादी। चेहरा विहीन हरकतों का सिलसिला। प्यार और नफरत। खून की नदियों में अंग्रेज डूबते नजर आए। मिथक दह गया। जल उठी सद्भाव की फसल। दंगे शुरू हो गए। पहली प्रेम यात्रा। मैं डॉक्टर वेदी की साली हूँ। अगवा लड़कियों की खोज। रेफ्यूजी कैंप। नोआखुली और अनशन। दूसरी प्रेम यात्रा। निजात की मुहिम। कोई बंदिश ना लगाई जाए। क्या सच को झूठ कहूँ। दोहरी जिंदगी। वर्तमान और भविष्य मेरा हो। शादी के बाद वफादार रहो। क्या तू वेदी की बहन है। हाँ प्रकाश के पास गई थी पहली बार। यू आर माई लिटिल एंजल। कौन पहचानेगा दूसरे को। सतलज बढ़ती रही हनीमून। पहला झगड़ा। 10 रुपये में गुजारा कर लूंगी। घर के बंधन। शंका की शुरुआत। ईर्ष्या और डाह ग्रंथि। आगे चलेंगे। 66 वफादारी की कलम टूटी। ब्यूटी पार्लर। आँखी से झलकता प्यार। महराज का बुलावा। जब प्रेम का गला घोट दिया गया। अपने पाँव पर खड़ा होने की जिद। पैसे की जरूरत का एहसास। भटकावों का दौर। सौदेबाजी। घर वापसी। जब रिश्ते की गरिमा टूटी। मुझे तुम्हारे जैसा एक बच्चा चाहिए। स्कूल में मांस खाने को मिलता है जैसे वह मुस्कुराते हुए ही पैदा हुए हो। दोस्त सखा हमदम। छाया सड़क पर गोदने गोद रही है। मेरी मम्मी बहुत बहादुर है। सांता क्रुंज। मरीन ड्राइवर और मराठी भाषा से परिचय। शिवा शेखा शिवा। मद्रास यात्रा। मद्रास। ये हो गया 87 जो हो गया वो पहले भाग में थे। दूसरे में कितना है 35। दूसरे भाग का भी नाम देख ले रहे हैं। यात्रा और मुक्ति की छटपटाहट। परिदृश्य स्वतंत्रता का एहसास। दहशतजात धनवाद। गॉडफादर का पतन। मन के दरवाजे पर मुक्ति की इच्छा की दस्तक। और मेरी कविता का विषय बदल गया। मैंने समाज सेवा और राजनीति के दरवाजे एक साथ खोल दिए। तलाश पथ और मैं। राजनीतिक झूठ से पहला परिचय। चिन्ह का युद्ध। राजनीतिक में पहली कामयाब दस्तक। 13 नंबर देखिए। कांग्रेस का जयपुर सम्मेलन। प्रशिक्षण केंद्र व बालवाड़ियों की स्थापना। मजदूरों की मांग पर सौदेबाजी। संविदा सरकारों का चलन। राजनीतिक में मेरी दूसरी पारी। पांव छू पांव। औरत गुटबंदी का एक हथियार। इंपॉर्टेंट है ये वाला। एहसान का एहसास और अपराध बोध। सिंदूरी का छात्र आंदोलन महत्वपूर्ण है। दरवाजा खुला रखना। जियो पर पहचान गंदा कर नहीं। जगत औरत। मेरी यात्रा का लक्ष्य मिल गया। मांडवी जेल से भावनगर जेल। महत्वपूर्ण है कि मांडवी जेल से भावनगर जेल। 27 नंबर खाबड़ा की यात्रा। आदम और ईव। रिश्ता रखने के लिए ब्याह जरूरी नहीं। 31 अंतरंग क्षणों की गहराई के रूबरू हुई मैं। संसद में जूता फेंका। औरत का अंतरंग मन। मुझे खुद से ही मुक्त होना। हम चले गए आकाश में उड़ने। तो ये 35 इधर हो गया और 87 आपने ऊपर देखा। तो ये सारे इनके दोनों भाग के शीर्षक दिए गए। शीर्षक वाइज करके इस आत्मकथा को जो है लिखी गई है। काफी महत्वपूर्ण आत्मकथा है। आप उधरी का देख लेते हैं। पात्र जो है लेखिका है रमनिका गुप्ता। पिता है प्यारेलाल वेदी। माता है लीलावती वेदी। बड़े भाई हैं सत्यव्रत वेदी। मंझले भाई हैं चंद्रव्रत वेदी। छोटे भाई हैं रविव्रत वेदी। दुर्गावती और लक्ष्मी जो है इनके बुआ है। करमचंद वेदी जो हैं ये इनके दादाजी हैं। ताई जो है वो गौरा हैं। हीरालाल दादा का भाई है। वेद प्रकाश गुप्ता इनके पिताजी हैं। पुत्र जो है उमंग पावेल गुप्ता और पुत्री जो है सिब्बल तरंग गुप्ता। ये 2 हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे आप अन्य पात्र में देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपूधरी एक पंजाबी भाषा का शब्द है मित्रों।
आपूद्री का अर्थ होता है जो स्त्री अपनी मर्जी से अपने जीवन जीती है अपनी शर्तों पर, वो आपूद्री हो गया। आपूद्री आत्मकथा रमणिका गुप्ता पर जो है फ्रायडवाद का प्रभाव दिखता है। आपूद्री आत्मकथा में जो है पहला प्रेम जो लेखिका को होता है वो होता है बलराम से। लेखिका ने जब सत्य प्रकाश पढ़ा यानी पुस्तक को पढ़ा, उसके बाद इनका जो है पूजा पाठ कर्म कांड से जो है विश्वास उठ गया था। आपूद्री पुस्तक में रमणिका गुप्ता ने पंजाब की एक कुड़ी मार कुप्रथा का वर्णन किया है। ऐसे कुड़ी मार कुप्रथा के बारे में मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इसमें इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, चलिए 58 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक की भूमिका और प्रस्तावना क्रमशः किसने लिखी? क्रमशः क्रम से ही बताइएगा, पहले भूमिका किसने लिखी फिर प्रस्तावना। दिनकर जी हो गए, नेहरू जी, प्रसाद जी, नेहरू जी, दिनकर जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दिनकर जी। बताइएगा 58 नंबर क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? तो बिल्कुल एक हो जाएगा हमारा रामधारी सिंह दिनकर और जवाहरलाल नेहरू। आगे चलेंगे 59 नंबर। संस्कृति के 4 अध्याय के संबंध में जो है मित्रों वो सत्य बताना है। पहले संस्करण में आर्य द्रविड़ समस्या का वृत्तांत बहुत ही संक्षिप्त था। इस्लाम खंड तो दूसरे संस्करण में दोबारा लिखा गया। 2 वर्षों के अध्ययन के पश्चात मेरे यानी कि दिनकर जी के सामने यह उद्भासित हुआ कि भारतीय संस्कृति में 5 बड़ी क्रांति हुई है। इस पुस्तक को मैं यानी कि दिनकर इतिहास का नहीं साहित्य का ग्रंथ मानता हूँ। तो बिल्कुल बहुत आसान सा प्रश्न था कि इसमें से आप जानते 4 क्रांति का जिक्र किया गया है ना कि 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद मैंने 1 मिनट मुझे दीजिएगा, बस 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। एक्चुअली मैं ये क्लासेस में पहले ही करवा रही थी, लेकिन यानी पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे ना, कहाँ तक से मैंने करवा रखा था इसे। 1 मिनट दीजिएगा मुझे मित्रों, 1 मिनट बस। आपका पहला विकल्प जो दिया गया है वो है भारतीय जनता की काव्य गाथा आर्य द्रविड़ समस्या। आर्य और अच्छा 65 तक करवाना है मुझे अभी, क्योंकि पार्ट दूसरा बन चुका है, एक साथ कर रहे हैं तो कुछ पता नहीं पीसी में कुछ मतलब गड़बड़ की वजह से ना सही से क्लासेस नहीं हो पाई। मतलब ऑडियो कुछ और चल रहा था और फिर हमारा जो स्क्रीन कुछ और चल रहा था, इस वजह से तो मैंने किया हुआ था। तो मैं अभी यहाँ पे आपको 65 नंबर तक करवाऊँगी और 66 नंबर से आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। ठीक है, मैं वही बस देख रही थी क्लासेस को, सॉरी मित्रों माफ़ कीजिएगा। 60 नंबर बताइएगा। 60 नंबर रामधारी सिंह, इसका तो मैंने आंसर कर दिया ना। 60 नंबर बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का पहले नाम निम्नलिखित में से क्या सोचा था? भारतीय संस्कृति क्रांति, भारतीय संस्कृति के 4 सोपान, भारतीय संस्कृति का उद्भव, भारतीय संस्कृति विश्व गुरु। बताइएगा मित्रों 60 नंबर का क्या आपका हो जाएगा? तो बिल्कुल भारतीय संस्कृति के 4 सोपान। ये पता है ये हरियाणा वाला जो एग्जाम हुआ था ना स्क्रीनिंग वाला, उसमें पूछा भी गया था। 61 नंबर संस्कृति के 4 अध्याय को लिखते हुए लेखक कितने वर्ष की परिश्रम करते हुए थक चुके हैं? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष? 61 नंबर बताइएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल कितने वर्ष से? 5 वर्ष से जो है ये परिश्रम करते हुए जो है ये थक चुके हैं। अब आपको बताना है 62 नंबर। भारत में बसने वाली कोई जाति यह दावा नहीं कर सकती कि भारत के समस्त मन और विचारों पर उनकी उसी का एकाधिकार है। कथन संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में किस विद्वान का है? आपको बताना है मित्रों, दिनकर जी का, नेहरू जी का, प्रसाद जी का या इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर बताइएगा ये किसका हो जाएगा सही जवाब आपका? बिल्कुल हो जाएगा किसका? नेहरू जी का है। आगे चलेंगे 63 नंबर। यह महल साहित्य और दर्शन का है, इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार की है। किराएदार का आदर तो मैं करता हूँ, किंतु महल पर उसे कब्जा देने की बात मैं नहीं सोचता। उपरोक्त कथन जो है संस्कृति के 4 अध्याय के संबंध में किसका है बताना? दिनकर का, राजेंद्र यादव का। एक्चुअली मैंने यहाँ ऑप्शन में मैं यहाँ लिखने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू इनमें से कोई नहीं। बताइएगा किसने कहा है ये? तो ये खुद दिनकर जी ही कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने ऊपर भी देखा कि ये इतिहास का ग्रंथ नहीं है, ये साहित्य का है, तो वो दिनकर जी ही कहते हैं। उसी समय ये भी कहे जाते हैं।
64 नंबर बताइएगा मित्रों। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक को कितने अध्याय में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6? 64 नंबर क्या आपका आंसर हो जाएगा? बिल्कुल बहुत 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 सा हलवा सवाल है आपके लिए। हो जाएगा 4 अध्याय। 65 नंबर देखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय के संबंध में असंगत विकल्प आपको बताना है। पहला क्रांति कब हुआ था? जब आर्य का भारत से क्या हुआ था? विदाई हुआ था। दूसरा, जब महावीर गौतम बुद्ध ने धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया था। तीसरी क्रांति, जब इस्लाम विजेता के साथ धर्म के रूप में भारत पहुंचे। और चौथी क्रांति कब हुई थी? जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। तो बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा? बिल्कुल विदाई उदाई से तो नहीं है कि वो विदा हो गए फिर क्रांति हुई, जब वो आए तब हुई होगी। तो इसका सही जो हो जाएगा ये गलत है, विदाई नहीं होगा, बल्कि जब भारत आर्य में हमारे आए ना, जब आर्य से उनका संपर्क हुआ, यानी कि भारतवर्ष में आर्योत्तर जातियों का जब संपर्क हुआ ना, उस वक्त पहली क्रांति हुई थी। ठीक है, तो एक हमारा गलत हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पे मैंने 65 जो करवाया है इसको मैं पार्ट 1 कर दूंगी और पार्ट 2 करके दे दूंगी। आप दोनों को एक साथ ही लीजिएगा, मैं कहूँगी मैं एक ही साथ दोनों को अपलोड कर दूंगी, यानी कि थोड़ा थोड़ा के गैप में, और आपको एक ही साथ, यानी कि लिंक भी आपको इसके लास्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 65 के बाद आप डायरेक्ट 66 नंबर पे चले जाइएगा, क्योंकि मैंने एक क्लासेस करवाई हुई थी जो फुल क्लासेस थी। उसमें क्या हुआ था, पीसी में कोई प्रॉब्लम होने के कारण नहीं कर पाई थी, और फिर मुझे लगा कि आधा रिकॉर्डेड है तो मैं 66 से करवा दूँ, तो मैंने कल 66 से आगे करवाया हुआ था। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो वो वाला सही हुआ, और जो पहले मैंने करवाया हुआ था ना, वो वाला जो है क्लासेस ख़राब हो गई हमारी। मतलब 2 घंटा नहीं, 1.5 घंटा लगा था, मतलब 60 मिनट 70-80 मिनट के आसपास जब बना था क्लास, तो वो हमारी ख़त्म करनी पड़ी, क्योंकि उसका ऑडियो और जो विजुअलिटी जो है अलग अलग दिख रही थी, इस वजह से। तो पार्ट 2 कर दूंगी, जिसमें कि आपको 66 से जो आ जाएंगे आपके 100 तक, और बहुत अच्छे आपके इसमें प्रश्न मिलेंगे। देखिए मैंने सोल्यूशंस वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, आगे मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ आपको, और मैंने उसमें बहुत अच्छे से भी करवाया है सब कुछ। देखिए संस्कृति के 4 अध्याय है ना, इसके मैंने पुस्तक का सारा कंटेंट वगैरह सब कुछ रखा हुआ था अच्छे से सबके। अरे आयावर रहेगा याद का, संस्कृति के 4 अध्याय हो गया, और मेरी तिब्बत यात्रा, इन सब के सब कुछ मैंने साथ रखे हुए थे। ठीक है, तो आप वो क्लासेस देख लीजिएगा, पार्ट 2 करके मैं लगा दूंगी। थोड़े हैंड रिटन नोट्स थे तो वो भी रखे थे, बाकी मैंने यहाँ पे पीडीएफ भी रखे थे। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं नया टेलीग्राम चैनल बनाई हूँ, अगर आप लोग थोड़े अगर लोग साथ जुड़ते हैं तो मैं टेलीग्राम पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ से भी इसको रिवीजन कर सकते हैं। मुझे फीडबैक देके आपको बताना है कि आपको ये क्लासेस क्या अच्छी लगी, क्या बुरी लगी। बेझिझक मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। आपका क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार।